हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना 24वां चैप्टर चल रहा है और 24 चैप्टर के 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, फिर अपन ने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व देखा, फिर व्यापार संतुलन देखा, भुगतान संतुलन देखा और देखा कि दोनों में किस प्रकार भिन्नता है। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था, विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय दर और साथ में देखा कि मांग और पूर्ति सिद्धांत के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है। तो हमने उसमें क्या देखा था कि जिस बिंदु पे विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है, वहीं पर क्या हो जाता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। अब अपन ये सब कुछ देख चुके हैं, तो आज अपन अपना इसका 24वां चैप्टर का 3rd पार्ट देखेंगे। और इसके अंदर अपन आज क्या देखेंगे बच्चों, मुद्रा का अवमूल्यन। पहला देखेंगे मुद्रा का अवमूल्यन, दूसरा देखेंगे मुद्रा का अधिमूल्यन, फिर देखेंगे अपन चालू खाते क्या है, जिसमें अपन देखेंगे कि चालू खाते में दृश्य, अदृश्य और अंतरण भुगतान आता है। फिर अपन देखेंगे पूंजीगत खाते, जिसके अंदर विदेशी निवेश, ऋण और बेसिक पूंजी आती है। इसके बाद अपन देखेंगे समायोजित समव्यवहार। तो अपन एक एक करके सारी चीजों के ऊपर आएंगे हम कि सबसे पहले अपन देखेंगे अपना मुद्रा का अवमूल्यन क्या है। तो बच्चों, मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है ह्रास करना। जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का मौद्रिक मूल्य अन्य देश की मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम कर देता है, तो इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष कम कर देता है, उसकी तुलना में कम कर देता है, तो इसे कहते हैं बच्चों मुद्रा का अवमूल्यन। तो मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करना पड़ता है किसी देश को, या क्या ऐसी जरूरत होती है। हमारे भारत के अंदर ये कब कब किया गया, तो भारत के अंदर सबसे पहले 1949 के अंदर, उसके बाद 1966 में और 1991 और 1993। तो 3 से 4 बार, वो जो तीसरा और चौथा उसको कोई तो एक बताता है, कोई अलग अलग बता रहा है, तो अलग अलग बुक्स में इस तरह से दे रखा है। अर्थात भारत के अंदर अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। और मुद्रा का अवमूल्यन कब किया जाता है बच्चों, जब देश घाटे में चलता है। घाटे की जब अर्थव्यवस्था आती है तो उसे उबरने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। तो यदि मुद्रा के अवमूल्यन की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष कम कर देना, इसे हम कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि सपोज अभी है $1, यूएसए का जो करेंसी क्या है, डॉलर। और अपन डॉलर का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि विश्व के कई देशों के अंदर डॉलर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो डॉलर सबसे अधिक मान्य करेंसी है जिसके द्वारा अपन विदेशी व्यापार कर सकते हैं। तो यदि $1 की वैल्यू है 70 रुपीज, वर्तमान में यदि $1 की जो वैल्यू है वो 70 रुपीज है। अब यदि भारत देश मुद्रा का अवमूल्यन कर दे और $1 की कीमत कर दे 78 रुपीज, है ना, 78 रुपये, तो क्या हुआ, जहां पर $1 के बदले में अपन को कितना रुपया मिल रहा था, यानी 70 रुपये के अंदर अपन $1 खरीद रहे थे। अब अपन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 78 रुपये में अपन को $1 मिलेगा। जो $1 अपन को मिल रहा था 70 रुपीज में, अब अपन को वो $1 कितने मिल रहा है, 78 रुपीज में। यानी हमारा तो मूल्य कम हुआ ना, जो कम 70 में हो रहा था वो 78 में हो रहा है। अर्थात भारत की मुद्रा का मूल्य यूएसए डॉलर की अपेक्षा कम हो गया। इसी को कहते हैं बच्चों अवमूल्यन। तो यदि यदि पहले तो हम जो $1 हमारा 70 रुपये में, यानी हमारा काम 70 रुपये में हो जाता था, लेकिन हमको अब $1 के लिए अधिक पैसा चुकाना पड़ रहा है, अर्थात हमारी पैसे की कीमत कम हो गई। तो इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। और अब इसको यदि अपन को और अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार मुद्रा का अवमूल्यन होने से हमारी क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो चीज हम 70 रुपीज में खरीद पा रहे थे, अब हम कितने में खरीद पाएंगे, 78 रुपीज में। अमेरिका से यदि हमको व्यापार करना है, तो क्योंकि पहले क्या था, $1 70 रुपीज में था, तो जो चीज हम पहले 70 रुपये में खरीद पा रहे थे, अब हम कितने में करेंगे, खरीद पाएंगे 78 रुपये में। तो ये तो बात $1 की है, लेकिन जैसे जैसे हमको अधिक मात्रा में चीजें खरीदनी होगी तो ये राशि बढ़ती जाएगी। अर्थात हमारा क्या होता है, जब कभी भी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जब भी कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, उसका बाह्य मूल्य कम करता है, तो उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, अर्थात आयात महंगे हो जाते हैं। अब हमारे लिए आयात करना महंगा हो गया,
लेकिन निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कैसे मुद्रा का अवमूल्यन होने पर आयात महंगे और निर्यात सस्ते होंगे। मान लीजिए कि एक शर्ट है जो यूएसए के अंदर $50 में मिलती है। कितने में मिलती है? $50। तो $50 के अंदर यदि हमारा कोई इंडियन यूएसए में जाता है और एक शर्ट खरीदता है, कितने में खरीदे? उसने $50 में। तो $50 हमारे रुपये में कितना हुआ? क्योंकि $1 कितने का है? 70 रुपीज। तो 50 × 70 कितना हो गया? 7 × 5 35, 3500 रुपये के अंदर उसको वो शर्ट पड़ी। एक इंडियन जो अमेरिका या यूएसए मतलब यूएसए में जाकर के एक शर्ट कितने में खरीदा? $50 में। तो उसको वो भारतीय रुपये के हिसाब से कितने में पड़ी? 3500 रुपये में। जबकि कोई विदेशी यूएसए से इंडिया के अंदर आता है और वो एक शर्ट खरीदता है, तो उसको हमारे यहाँ पर एक शर्ट कितने मिल जाती है? 700 रुपये में एक अच्छी शर्ट मिल जाती है। तो यूएसए वालों को वो 700 रुपये वाली शर्ट कितने में पड़ी? $10 के अंदर। तो जो हमें वहाँ पर जो चीज़ 3500 रुपये में पड़ रही है वह चीज़ उनको कितने में पड़ रही है? मात्र 700 रुपये में। इसलिए हमारे लिए तो क्या हुआ? आयात क्या हो गया? महंगे हो गए। और उनके लिए यहाँ से ले जाना आसान हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर तो वो 3500 रुपये की शर्ट है, तो यहाँ की जो 700 रुपये की शर्ट है, क्योंकि वो यहाँ पर उसको $10 में मिल रही है और वो अपने देश के अंदर जाकर के $50 के अंदर वो उसको बेच सकता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जब कभी कोई देश के अंदर मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो क्या होता है? आयात महंगे हो जाते हैं। तो हम शर्ट यूएसए से नहीं मंगवाएंगे, लेकिन यूएसए वाले क्या करेंगे? इंडिया से शर्ट मंगवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया से निर्यात, उनके लिए आयात यानी हमारे लिए निर्यात। तो इंडिया से शर्ट मंगवाना बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो कहा जाता है बच्चों कि जब कभी भी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो हमारे आयात तो महंगे हो गए लेकिन निर्यात सस्ते हो गए। आगे अच्छे समझ में। तो मुद्रा का अवमूल्यन है जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का मौद्रिक मूल्य अन्य देश की मुद्रा के मौद्रिक मूल्य की तुलना में कम कर देता है, जिसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जब कभी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो आयात महंगे हो जाते, निर्यात सस्ते हो जाते। और ऐसा तब किया जाता है जब घाटे की स्थिति आ जाती है अर्थव्यवस्था में। घाटे को दूर करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है ताकि आयात पे प्रतिबंध लग जाए। अब सेकंड अपना है मुद्रा का अधिमूल्यन। तो मुद्रा के अधिमूल्यन में हमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। मुद्रा के अवमूल्यन का जस्ट सारी बातें उल्टा बोल दीजिए तो मुद्रा का अधिमूल्यन आ जाएगा। जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का मौद्रिक मूल्य अन्य देश की मुद्रा के मौद्रिक मूल्य की तुलना में अधिक कर देता है तो इसको कहते हैं मुद्रा का अधिमूल्यन। अर्थात जैसे यहाँ पर $1 बराबर 70 रुपीज है, लेकिन यदि अपन क्या कर दें? $1 बराबर 65 रुपीज कर दें, यानी जो चीज हमको पहले 70 रुपये में मिल रही थी, पहले हमको 70 रुपये में $1 मिल रहा था, अब हमारा वो जो $1 कितने में पड़ जाएगा? 65 रुपये में। अर्थात हमने हमारा मौद्रिक क्या कर दिया? मूल्य बढ़ा दिया, क्योंकि पहले जो काम 70 रुपये में हो रहा था अब वो कितने में हो जाएगा? 65 रुपये में। तो जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का मौद्रिक मूल्य अन्य देश की मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से बढ़ा देता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मुद्रा का अधिमूल्यन कहा जाता है। तो पहले यदि $1 70 रुपये का है तो यदि 70 को 78 किया जाता है तो वो अवमूल्यन है, लेकिन 70 को 65 रुपये किया जाता है तो इसको अधिमूल्यन कहते हैं। और जब कभी कोई देश अधिमूल्यन की स्थिति अपनाता है तो उसके आयात सस्ते हो जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अब उसको जो चीज़ पहले 70 रुपये मिल रही थी अब वो कितने मिल जाएगी? 65 रुपये में मिल जाएगी। तो आयात सस्ते हो जाते हैं लेकिन निर्यात महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो विदेशी हमारे यहाँ पर आएगा उसका जो काम पहले 70 रुपये में हो रहा था, अब पहले 70 रुपये के $1 के अंदर उसको पहले 70 रुपये मिल रहे थे, अब उसको $1 में मात्र 65 रुपये ही मिलेंगे। तो निर्यात महंगे हो जाते हैं बच्चों ऐसे में, और आयात सस्ते हो जाते हैं। और ऐसा तब किया जाता है, और ऐसा होने पर मुद्रा का अधिमूल्यन होने पर हमारा जो विदेशी व्यापार होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी हमारा फिर निर्यात में भी तो निर्यात सस्ते जरूर हो जाएंगे लेकिन कोई लेगा तो ना सामान, क्योंकि उस सामने वाले के लिए हमारा सामान अब महंगा हो गया। तो जब कभी मुद्रा का अधिमूल्यन होता है तो विदेशी व्यापार हमारा कम हो जाता है, सीमित हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि विदेशी जो लोग होंगे उनका भारत से सामान खरीदना अब महंगा हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए विदेशों से सामान खरीदना सस्ता हो जाएगा। तो बच्चों ये तो दो चीज हो गई, मुद्रा का अधिमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन, और दूसरा हो गया मुद्रा का अधिमूल्यन। इन दोनों को समझने के बाद अब हम आते हैं अनुकूल व प्रतिकूल विनिमय दर। हमने लास्ट वीडियो के अंदर विनिमय दर पढ़ा था। विनिमय दर क्या होता है कि जिस दर के ऊपर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से एक्सचेंज की जाती है उस दर को हमने क्या कहा था?
विदेशी विनिमय दर का था। अब वो विदेशी विनिमय दर हमारे लिए अनुकूल है या हमारे लिए प्रतिकूल है, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, कोई भी विदेशी विनिमय दर जो चल रही है वो हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसे समझने के लिए हम 2 पॉइंट के अंदर अपन इसको समझेंगे। पहला कि जब मुद्रा के विनिमय दर अपने देश की मुद्रा में व्यक्त हो, कोई विदेशी जो विनिमय दर है वो हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, इसे समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि जो विदेशी मुद्रा की विनिमय दर है वो अपने देश की मुद्रा में व्यक्त हो रही है या विदेशी मुद्रा में व्यक्त हो रही है। तो हम इसको 2 कंडीशन के अंदर अच्छे से समझेंगे। पहली कंडीशन, जब मुद्रा की विनिमय दर अपने देश यानी घरेलू देश की मुद्रा में व्यक्त हो, जैसे यदि 1 पौंड बराबर 20 रुपया है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, पौंड को किस में व्यक्त कर रहे हैं? अपने देश की मुद्रा में। तो विनिमय दर को अपन किस में व्यक्त कर रहे हैं? अपने देश की मुद्रा में। तो जब विनिमय दर को अपने देश की मुद्रा में व्यक्त करते हैं तो बच्चों, जब विनिमय दर कम होती है तो वो हमारे लिए अनुकूल होती है। जब मुद्रा की विनिमय दर अपने देश यानी घरेलू देश की मुद्रा में व्यक्त हो, ऐसे समय के अंदर जब विनिमय दर कम होती है तो वो हमारे लिए अनुकूल होती है। कैसे? सपोज पहले 1 पौंड बराबर 20 रुपया था और अब हो गया 1 पौंड बराबर 15 रुपया, तो विनिमय दर कम हुई तो हमारे लिए अनुकूल है। क्यों? क्योंकि जो 1 पौंड हमको पहले कितने मिल रहा था? 20 रुपये में, अब वो हमको कितने मिल रहा है? 15 रुपये में। जब पहले हमको क्या मिल रहा था? 20 रुपये में अपन को 1 पौंड मिल रहा था, अब हमको कितने मिल रही है? सिर्फ 15 रुपये में 1 पौंड मिल रहा है। तो हमारे लिए तो अच्छी बात हो गई ना। तो विनिमय दर का कम होना हमारे लिए क्या हो गया? अनुकूल स्थिति हो गई। लेकिन कब? जब मुद्रा की विनिमय दर हमारे देश की मुद्रा में व्यक्त की जाए। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जा रही है। जब मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तब विनिमय दर का अधिक होना हमारे लिए अनुकूल होता है। कैसे? तो इसको देखिए कि मान लीजिए 1 रुपये में पहले 1 शिलिंग का जो एक्सचेंज रेट था, विनिमय दर क्या था? 1 रुपये में 1 शिलिंग मिल रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? 1 रुपये में 2 शिलिंग मिल रहा है, अर्थात विनिमय दर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो विनिमय दर का बढ़ना हमारे लिए अनुकूल हो गया। क्यों? क्योंकि पहले तो हमको मात्र 1 रुपये में 1 शिलिंग मिल रहा था, अब हमको 1 रुपये में 2 शिलिंग मिल रहे। तो आ गया समझ में कि विनिमय दर हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम मुद्रा की विनिमय दर को किस में व्यक्त करें। जब हम मुद्रा की विनिमय दर को अपने देश की मुद्रा में व्यक्त करते हैं तब विनिमय दर का कम होना हमारे लिए अनुकूल है। लेकिन जब हम अपने देश की जब हम मुद्रा की विनिमय दर को विदेशी मुद्रा में व्यक्त करते हैं तब विनिमय दर का बढ़ना हमारे लिए अनुकूल होता है। और दोनों को ही मैंने एक एग्जाम्पल से बता दिया। ये तो हो गया बच्चों अनुकूल व प्रतिकूल विनिमय दर। अब हम बात करते हैं चालू खाते और पूंजीगत खाते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट के अंदर, जब व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन की बात करी थी कि विदेशी व्यापार के अंदर व्यापार संतुलन में अपन ने क्या देखा था? सिर्फ आयात और निर्यात, वो भी किसका? दृश्य मदों का। तो और जब अपन ने भुगतान संतुलन देखा था तो भुगतान संतुलन में हमने कहा था कि संपूर्ण प्रकार के आर्थिक लेन देन को हम क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। और भुगतान संतुलन के अंदर हमने चालू खाते और पूंजीगत खाते सभी को इंक्लूड किया था। तो बच्चों वास्तव में होता क्या है? तो चालू खाते के अंदर हम दृश्य और अदृश्य मदे व्यक्त करते हैं और अंतरण भुगतान, 3 चीजें आती है हमारे चालू खाते के अंदर। तो दृश्य के अंदर क्या आता है? दृश्य में वे वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे माप तोल सकते हैं, वो आती है दृश्य वस्तुएं, सभी प्रकार की वस्तुएं। अदृश्य मदों के अंदर सभी प्रकार की सेवाएं, जैसे बीमा, बैंकिंग, है ना। तो ये जो सेवाएं होती है, चिकित्सा, ये जितनी भी सेवाएं होती है वो सारी सेवाएं किस में आती है? अदृश्य मदों में। और अंतरण भुगतान के अंदर उपहार, सैनिक सहायता, है ना, ये जो एक दिशीय हस्तांतरण भी होता है इसके अंदर। तो जो अंतरण भुगतान है उसके अंदर आता है हमारा उपहार, भेंट और सैनिक सहायता। तो ये 3 तरह की जो मदें हैं उनको अपन कहते हैं चालू खाता। चालू खाते में क्या गया? एक तो दृश्य मदें, संपूर्ण प्रकार की वे वस्तुएं जिनको मापा जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है। अदृश्य मदें संपूर्ण प्रकार की सेवाएं, चिकित्सा, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, निगम और ये सब। और यदि हमारी बात करते हैं अंतरण भुगतान के अंदर तो इसमें भेंट, उपहार, सैनिक सहायता, ये सब किस में आ जाता है? हमारा अंतरण भुगतान में। तो ये सब तो होते हैं चालू खाते। और यदि हम पूंजीगत खाते की बात करें, पूंजीगत खाता मतलब
करेंसी का लेन देन, तो इसमें विदेशी निवेश, ऋण और बैंकिंग पूंजी। जहाँ पर सिर्फ मुद्रा से बात होती है, मुद्रा का लेन देन की बात होती है, तो उसको कहते हैं पूंजीगत खाते, और इसमें आता है विदेशी निवेश, ऋण और बैंकिंग पूंजी। तो ये तो हो गया हमारा चालू खाता और पूंजीगत खाता। अब एक चीज और आपके इस बुक में दे रखी है, समायोजित समव्यवहार। बच्चों अपन ने भुगतान संतुलन देखा था, और भुगतान संतुलन में एक बात कही थी कि भुगतान संतुलन हमेशा भुगतान संतुलन में रहता है, अर्थात क्रेडिट और डेबिट इक्वल होते हैं। जितना हमने खर्च किया है, या पहले तो जैसे क्रेडिट देख लो, तो जितनी हमने प्राप्तियां की हैं उतनी ही डेबिट भुगतान भी होगा। तो भुगतान संतुलन में अपन ने देखा था कि प्राप्तियां और भुगतान दोनों इक्वल होते हैं। तो समायोजित समव्यवहार ये कहा जाता है कि भुगतान संतुलन को का यदि भुगतान संतुलन शेष आ रहा है, यानी भुगतान संतुलन इक्वल नहीं है, तो जो मौद्रिक उपाय अपन अपनाते हैं वो सारे मौद्रिक उपाय क्या कहलाते हैं? समायोजित समव्यवहार। क्यों? क्योंकि अपन बात करते हैं कि हमारा इसके अंदर आयात और निर्यात इक्वल हो जाता है ना। लेकिन सपोज कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास विदेशी मुद्रा अधिक आ गई है, तो क्या करेंगे बच्चों? हम उसको या तो हम उस देश को उधार दे देंगे, लोन दे देंगे, या किसी भी तरह से उसको वापस इक्वल करेंगे। या समझ लो कि हमारी मुद्रा विदेशों में अधिक चली गई है, तो वहां से हम वापस ऋण ले करके, या वो हमको ऋण दे करके इस चीज को क्लियर करते हैं, इस चीज को इक्वल करते हैं। तो इसी को कहते हैं समायोजित समव्यवहार। अर्थात भुगतान असंतुलन को, या यदि कोई भुगतान शेष रह गया है उसको वापस से इक्वल करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए हम जो भी मौद्रिक उपाय अपनाते हैं उसी को कहते हैं समायोजित समव्यवहार। तो बच्चों आज अपन ने क्या क्या देख लिया? मुद्रा का अवमूल्यन, यानी अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की तुलना में कम करना, मुद्रा का अवमूल्यन है। जब कभी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो क्या होता है? क्रय शक्ति कम, आयात महंगे और निर्यात सस्ते होते हैं। जस्ट इसका उल्टा मुद्रा का अधिमूल्यन, जब हम अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की तुलना में बढ़ा देते हैं तो इसको मुद्रा का अधिमूल्यन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं। फिर मैंने बताया अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर। तो अनुकूल और विनिमय प्रतिकूल दर में अपन ने ये देखा कि ये डिपेंड करता है कि मुद्रा की विनिमय दर अपने देश की मुद्रा में व्यक्त हो रही है, तब विनिमय दर का कम होना हमारे लिए अनुकूल होगा, और जब मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त हो रही है तब विनिमय दर का बढ़ना हमारे लिए अनुकूल होगा। उसके बाद अपन ने देखा चालू खाते, इसमें दृश्य, अदृश्य और अंतरण भुगतान आया। फिर अपन ने देखा पूंजीगत खाते, जिसमें विदेशी निवेश, ऋण और बैंकिंग पूंजी आई। उसके बाद अपन ने देखा समायोजित समव्यवहार, अर्थात भुगतान असंतुलन को संतुलित करने के लिए जो मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं उसे ही समायोजित समव्यवहार कहते हैं। तो बच्चों आज इस टॉपिक के साथ हमारा 24वां चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। 24 चैप्टर की तीनों वीडियो है, तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद जो नोट्स के फोटो मैंने अपलोड किए उससे आप अपना नोट्स बना लीजिए। तो अब अपना सिर्फ एक चैप्टर बचता है 25वां चैप्टर, जिसका नाम है नकद विहीन लेन देन, जिसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए समझना बहुत ईजी होगा, क्योंकि अभी जो जमाना चल रहा है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ही चल रहा है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ हम एक बार बच्चों फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।